जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों को खुश आमदीद। ET 335 चैप्टर नंबर 10 सब स्टेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था। आज इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। सब स्टेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी बस बार्स और बस बार की स्कीम्स कि बस बार क्या होता है। बस बार किसी भी सब स्टेशन में आने वाली सप्लाई और जाने वाली सप्लाई यानी इनकमिंग के सर्किट्स और आउटगोइंग के सर्किट्स के लिए हम लोग जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उस कंडक्टर को हम लोग कहते हैं उस बस बार। फिर हमने पढ़ी बस बार की स्कीम्स जिसमें हमने पढ़ा सिंगल बस बार स्कीम, सेक्शनलाइजिंग बस बार स्कीम, मेन एंड ट्रांसफ़र बस बार स्कीम, डबल बस बार स्कीम, टर्मिनल स्टेशन बस बार स्कीम और उसके बाद लास्ट वन हमने पढ़ा था रिंग सिस्टम या रिंग बस बार स्कीम्स। हमने दो स्कीम्स पढ़ी थी जिनमें हम लोगों ने बस बार कपलर इस्तेमाल किया था, जिनमें मेन एंड ट्रांसफ़र बस बार स्कीम थी और दूसरा था डबल बस बार स्कीम। अब बस बार कपलर हमने पढ़ा था कि एक मेन बस बार था, एक ट्रांसफ़र था, या एक मेन था एक रिज़र्व था। इनके दरमियान में लगाया था हमने एक बस बार कपलर। बस बार कपलर हमने पढ़ा था कि एक सर्किट ब्रेकर और दो आइसोलेटर्स पर मुश्तमिल होता है, इसको हम लोग कहते हैं बस बार कपलर। डबल बस बार स्कीम में या मेन एंड ट्रांसफ़र बस बार स्कीम में दो बस बार्स के दरमियान एक बस कपलर या बस बार कपलर इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक सर्किट ब्रेकर के साथ दो आइसोलेटर्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास पहला आइसोलेटर, ये दूसरा आइसोलेटर और दरमियान में इसके एक सर्किट ब्रेकर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बस बार कपलर। अब बस बार कपलर इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ऑन लोड यानी बिजली की सप्लाई को बंद किए बग़ैर लोड की हालत में हम लोग किसी एक बस बार से दूसरे बस बार पर लोड को शिफ्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बस बार कपलर। बस बार कपलर का काम क्या है? बग़ैर सप्लाई बंद किए यानी ऑन लोड की हालत में बिजली को बग़ैर बंद किए एक बस बार से लोड को दूसरे बस बार पर शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बस बार कपलर। तो बस बार कपलर क्या है? एक ऐसा आला है जो लोड की हालत में बग़ैर सप्लाई को बंद किए ऑन लोड को किसी एक लाइन से किसी एक बस बार से दूसरे बस बार पर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बस बार कपलर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्किट ब्रेकर, बल्कि यूँ कहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। और दूसरा टॉपिक है जी हमारे पास सर्किट ब्रेकर स्कीम्स। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या जनरेटिंग स्टेशन से पावर स्टेशंस के दरमियान में या जनरेटिंग स्टेशन पर या ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर्स की लाइंस के लिए सर्किट्स के लिए क्या अहमियत है और इनको लगाने की कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर क्या है? हम जानते हैं कि एक ऐसा आला है जो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशंस में सर्किट को मेक और ब्रेक कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में लोड और लाइंस की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है और एबनॉर्मल कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन है जब सिस्टम पर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, और एबनॉर्मल कंडीशन क्या है? जब सिस्टम फॉल्टी है, सिस्टम पर कोई फॉल्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम इसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं हाथ के ज़रिए, एक स्विच के ज़रिए,
एक स्विच की तरह, हाथ से जैसे एक स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं, इस तरह नॉर्मल हालत में एक इसे स्विच की तरह ऑन ऑफ किया जा सकता है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन, फॉल्टी हालत में ये ऑटोमेटिक खुदकार निज़ाम के तहत ऑपरेट होता है और सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट्स, मेन कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। सर्किट ब्रेकर बेसिकली दो कॉन्टैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट और दूसरा फिक्स कॉन्टैक्ट। नॉर्मल हालत में ये दोनों कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट से एक दूसरे को छोड़ते हैं, अलहदा हो जाते हैं। मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स को छोड़कर अलहदा होता है तो लोड भी सप्लाई से अलहदा हो जाएगा। तो किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी बस बार स्कीम के अंदर सर्किट ब्रेकर बहुत अहमियत रखता है। सर्किट ब्रेकर के बगैर प्रोटेक्शन मुमकिन नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं किसी भी लाइन के अंदर या स्कीम के अंदर? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर स्कीम नंबर 1 सिंगल बस बार स्कीम, सॉरी बस बार कह रहा हूँ, सिंगल सर्किट ब्रेकर स्कीम। नंबर 2 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम। नंबर 3 डबल सर्किट ब्रेकर स्कीम। सबसे पहले बात करते हैं जी हम लोग सिंगल सर्किट ब्रेकर स्कीम। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल बस बार स्कीम पढ़ी थी। सिंगल बस बार स्कीम से मुराद एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बस बार इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल बस बार स्कीम। और सिंगल सर्किट ब्रेकर स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसकी मेन लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल बस बार स्कीम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसके हर सर्किट के साथ सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट ब्रेकर स्कीम। जैसे ये हमारे पास एक बस बार, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, ये आगे आ गया हमारे पास लोड, ये सर्किट ब्रेकर, ये आइसोलेटर और ये सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ देखें तो सर्किट ब्रेकर की तादाद कितनी है? सिर्फ एक है। तो एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर हर सर्किट के साथ सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट ब्रेकर स्कीम। उसके बाद है जी हमारे पास 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम। एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर एक और आधा, 1.5 यानी एक और आधा सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम। जैसे ये हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं बस बार नंबर 1 है, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। ये सपोज किया हमारे पास है बस बार नंबर 2 या सर्किट नंबर 2, ये इसका आइसोलेटर, ये सर्किट ब्रेकर और ये इसका आइसोलेटर, दरमियान में एक और सर्किट ब्रेकर। यहाँ देखें तो यहाँ तक हो गया है ये सर्किट नंबर 1 और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया है सर्किट नंबर। अब देखिए ये है एक सर्किट, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ये है सर्किट 1 और ये है सर्किट 2। इसमें देखिए सर्किट 1 के साथ ये इसका सर्किट ब्रेकर, सर्किट 2 ये इसका सर्किट ब्रेकर, ये दरमियान में लगाया गया जो सर्किट ब्रेकर है ये कंबाइन काम कर रहा है दोनों के लिए। पहले तो अगर सर्किट 1 में कोई फॉल्ट है तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए, अगर सर्किट 2 में कोई फॉल्ट है तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए। अगर ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होते तो इनका ये दरमियान में लगा हुआ जो दोनों के लिए काम कर रहा है, सर्किट 1 के लिए भी काम कर रहा है
और सर्किट 2 के लिए भी काम कर रहा है। इन दोनों के लिए जो काम कर रहा है, अगर ये भी ट्रिप होगा तो पूरे का पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। अगर सर्किट 1 में कोई फॉल्ट आया, उसका ब्रेकर ट्रिप होगा तो सप्लाई सिर्फ सर्किट 1 की बंद होगी। अगर सर्किट ब्रेकर 2 में सर्किट नंबर 2 में कोई फॉल्ट आता है, इसका ब्रेकर ट्रिप होगा तो सिर्फ सर्किट 2 की सप्लाई बंद होगी। अगर इन दोनों में से कोई ट्रिप नहीं होता तो ये तीसरा जो कंबाइन एक सर्किट ब्रेकर लगाया गया है सर्किट 1 और सर्किट 2 के लिए, ये ट्रिप होगा तो सर्किट 1 और सर्किट 2 दोनों की सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दोनों की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। यूँ कह लें कि ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है, ये भी सर्किट 2 की प्राइमरी प्रोटेक्शन, और ये हमारे पास कंबाइन हो गया दोनों का, इसको हम लोग क्या लेते हैं सेकेंडरी प्रोटेक्शन। पहले सर्किट 1 के साथ अगर कोई फॉल्ट आएगा तो सर्किट ब्रेकर नंबर 1 ट्रिप होना चाहिए। सर्किट 2 में कोई फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर नंबर 2 ट्रिप होना चाहिए। अगर इन दोनों में से खुदा ना खास्ता कोई ट्रिप नहीं होता तो फिर जो हमारे पास एक कंबाइन लगा हुआ है, ये ब्रेकर ट्रिप होगा तो पूरे के पूरे लोड की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसमें यूँ कह लें कि ये एक एक हो गया सर्किट ब्रेकर 1 का, एक ब्रेकर सर्किट ब्रेकर सर्किट 2 का। ये दरमियान में जो है ये आधा इसका है आधा इसका है, इसलिए इसे कहा जाता है 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम। तो तीसरी है जी हमारे पास डबल सर्किट ब्रेकर स्कीम, एक ऐसी सर्किट ब्रेकर की स्कीम जिसमें हर सर्किट के साथ दो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं डबल सर्किट ब्रेकर स्कीम। सिंगल में एक, 1.5 में यूँ कह लें 1.5 इधर का आ गया, 1.5 इधर का आ गया, 1.5 इधर का गया, 1.5 इधर का गया। और डबल सर्किट ब्रेकर स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसमें हर लाइन के साथ हर सर्किट के साथ दो सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, एक प्राइमरी के तौर पर और एक सेकेंडरी के तौर पर, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल सर्किट ब्रेकर स्कीम। ये था हमारे पास सर्किट ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर की स्कीम। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये था हमारे पास सर्किट ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर की स्कीम्स। सर्किट ब्रेकर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी तीनों स्कीम्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूट्रल और न्यूट्रल को अर्थ करने की इकसाम। सबसे पहले न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा वायर है जो सिर्फ और सिर्फ करंट के वापसी का रास्ता फराहम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रल। स्टार कनेक्शन, न्यूट्रल और इसको अर्थ करने की इकसाम। स्टार कनेक्शन में हम जानते हैं कि तीनों कॉइल्स जहाँ पर आकर इकट्ठे हो रहे होते हैं तो इसका जो कंबाइन पॉइंट बनता है, इसको हम लोग अर्थ कर दें तो ये क्या कहलाता है न्यूट्रल। रेड, येलो, ब्लू, और ये जहाँ पर तीनों आकर इकट्ठे हुए हैं इसको उठाकर अगर हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, तो इस वायर को क्या कहते हैं हम लोग न्यूट्रल। अब न्यूट्रल किस लिए इस्तेमाल की जा रही है, न्यूट्रल में से कौन सा करंट फ्लो होना है जब तीनों फेजेस का करंट अनबैलेंस हो जाता है, तो जो अनबैलेंस करंट है वो किस में गुजरेगा न्यूट्रल में। किसी एक पर कोई फॉल्ट पड़ता है तो फॉल्ट करंट कहाँ गुजरेगा न्यूट्रल वायर में। जब तक सिस्टम बैलेंस है, इस पर कोई फॉल्ट नहीं है, तब तक न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो यूँ मुख्तसरन कह लेते हैं कि न्यूट्रल वायर में से अनबैलेंस करंट या जो फॉल्ट करंट होता है वो किस में से फ्लो होता है न्यूट्रल वायर में से। तो न्यूट्रल वायर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो किसी भी कनेक्शन के अंदर अनबैलेंस करंट या फॉल्ट करंट को ले जाकर ज़मीन में डिस्चार्ज करता है, ग्राउंड कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रल। उसके बाद न्यूट्रल को अर्थ करने की इकसाम, टाइप्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। टाइप्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। सबसे पहला है जी इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग या रेजिस्टेंस अर्थिंग एक ऐसा तरीका
जिसमें न्यूट्रल को ज़मीन में ग्राउंड करने से पहले इसके साथ एक या एक से ज़्यादा मुज़ाहमतें लगा दी जाएं तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग या रेजिस्टेंस अर्थिंग। जब पावर सिस्टम में रेजिस्टेंस ग्राउंड की जाए तो न्यूट्रल को अर्थ के साथ एक या एक से ज़्यादा मुज़ाहमतों के ज़रिए जोड़ दिया जाता है या जोड़ दिया जाए, या जब अर्थ फॉल्ट करंट को महदूद करना हो तो न्यूट्रल और अर्थ के दरमियान में एक करंट महदूद करने वाला रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस अर्थिंग। दूसरा जी हमारे पास रिएक्टेंस अर्थिंग। रिएक्टेंस अर्थिंग, जब हम लोगों ने न्यूट्रल और ग्राउंड के दरमियान में रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये बन गई रेजिस्टेंस अर्थिंग। अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर उठाकर एक कॉइल, एक रिएक्टर लगा देते हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास, रिएक्टेंस अर्थिंग। रिएक्टेंस अर्थिंग से मुराद एक ऐसा तरीका जिसके अंदर न्यूट्रल और ग्राउंड के दरमियान में, अर्थ के दरमियान में एक रिएक्टर लगा दिया जाए। रिएक्टर हम जानते हैं कि क्या है, एक करंट लिमिटिंग डिवाइस है। जब इसमें से ज़्यादा करंट गुजरता है तो इसमें फ्लक्स पैदा होता है, वो फ्लक्स करंट के रास्ते में दुश्वारी पेश करता है जिसकी वजह से यहाँ पर करंट लिमिट हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस अर्थिंग, अगर एक रिएक्टर लगा दिया, रिएक्टर भी एक करंट लिमिटिंग डिवाइस है, अगर एक कॉइल लगा दिया, एक रिएक्टर लगा लिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस अर्थिंग। नंबर 3 पर है जी हमारे पास सॉलिड अर्थिंग। नंबर 3 सॉलिड अर्थिंग। सॉलिड अर्थिंग से मुराद एक अर्थिंग करने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग देखिए, हमारे पास जो पहले सब स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं या सब स्टेशन में दूसरे आलात जो पहले से ऑलरेडी अर्थ किए गए हैं, अगर सिस्टम की वायर को उठाकर पहले से अर्थशुदा सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड अर्थिंग। जब जनरेटर, पावर ट्रांसफार्मर या अर्थिंग ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल को बराह रास्त सब स्टेशन या ग्रिड स्टेशन के अर्थ के साथ जोड़ दिया जाए तो ऐसा तरीका क्या कहलाता है हमारे पास, सॉलिड अर्थिंग। देखें, अगर यहाँ पर हम लोग पहले लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, ज़रा रिपीट करता हूँ, तो ये बन गया रेजिस्टेंस अर्थिंग। रेजिस्टेंस अर्थिंग के अंदर क्या लगाया, न्यूट्रल और ग्राउंड के दरमियान में हम लोगों ने न्यूट्रल वायर के साथ में क्या लगा दिया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये बन गया रेजिस्टेंस अर्थिंग। इसको यहाँ से रेजिस्टेंस को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर उठाकर एक रिएक्टर लगा देते हैं, एक कॉइल लगा देते हैं तो ये बन गया हमारे पास रिएक्टेंस अर्थिंग। और अगर पावर स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन या जनरेटर या पावर ट्रांसफार्मर जो पहले से ऑलरेडी अर्थ करना चाहते हैं वो सब स्टेशन की अर्थ के साथ जाकर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन गया हमारे पास, सॉलिड अर्थिंग। और नंबर 4 पर आ गया है जी हमारे पास पैटरसन कॉइल अर्थिंग। पैटरसन कॉइल, ये भी क्या है, एक कॉइल के ज़रिए अर्थ किया जाता है। पैटरसन कॉइल आयरन कोर का बना हुआ एक इंडक्टिव रिएक्टर होता है, यानी ये भी एक रिएक्टर ही है, आयरन कोर का बना हुआ एक इंडक्टिव रिएक्टर है जो कि 3 फेज सिस्टम की न्यूट्रल और अर्थ के दरमियान लगाया जाता है। जब ट्रांसमिशन की एक लाइन अर्थ हो जाए तो इस कॉइल को सिस्टम की कैपेसिटेंस के साथ रेजोनेंट वैल्यू तक तब्दील किया जा सकता है। वो रिएक्टर जो कि रेजोनेंट अर्थिंग में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैटरसन कॉइल अर्थिंग। तो ये 4 टाइप्स थी हमारे पास जी इसको अर्थ करने की, रेजिस्टेंस अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग और पैटरसन कॉइल अर्थिंग। रेजोनेंट अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया तो पैटरसन कॉइल लगाएंगे, सिंपल अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्टेंस अर्थिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट होते ही हमारी जो ट्रांसमिशन की बुक ए है वो भी इसके साथ ही ख़त्म हो गई है, यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बुक ए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज साथ साथ आपको बता दिए गए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ET 335 बुक बी चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।